गवर्नमेंट कहती है आप पढ़ा क्यों हैं, बात सही है। रेजिडेंशियल इलाके में जब वो गार्डन टाउन को रेजिडेंशियल इलाका कहते हैं तो वैसे ही हासा निकल जाता है। आप सारे के सारे गार्डन टाउन के किसी ना किसी हॉस्टल से उठ के आ रहे होते हैं और तकरीबन हर दूसरे घर में कोई ऑर्डर फर्म खुली हुई होती है, लेकिन बहरहाल वो गवर्नमेंट कहती है रेजिडेंशियल इलाका है, तो फिर हम कहते हैं ये तो कमर्शियल इलाका है, फिर इधर क्या कसूर है। कहते नहीं, इधर वो एक दूसरा वाला रूल है, उसके तहत वो जो आपने बाहर बोर्ड लगाया उस बोर्ड की इतनी मेजरमेंट ऐसे करके यूं करके है, तो इसका मतलब आप गलत है। तो बहरहाल जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट वाले जब चाहते हैं तो वो किसी को भी गलत साबित कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ना वो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे हम बाइक लगाने के बजाय आजकल ज़रा यहाँ पे बाइक्स लगा रहे हैं और गवर्नमेंट के कागज़ों में हम साबित कर रहे हैं कि वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ कुछ और नोयत का मसला चल रहा है कि कमर्शियल है तो, लेकिन इतना कमर्शियल थोड़ी है। अगर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, थोड़े बहुत लोग आए अंदर चक्कर लगाएं, यहाँ जनाब गोल के गोल अंदर जा रहे हैं, गोल के गोल बाहर निकल रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं ये लोग? उन्हें क्या पता कि ये पढ़ना चाह रहे हैं, ये हसूल इल्म के लिए कोशां हैं। और फिर इन लोगों के लिए हम किसी प्रॉपर कमर्शियल इलाके को ढूंढ के वहाँ पे अगर कैंपस बनाए तो ये सारे लोगों को मोटरसाइकिल या सवारी के बगैर वहाँ पे वो पहुँच नहीं सकते, और आधे लोग जो पैदल आ रहे हैं वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। तो बहरहाल जो है ना वो तालीम फैलाने के लिए हम जो है ना कुछ इल्लीगल सरगर्मियाँ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गवर्नमेंट हमेशा मान रही है कि हम गलत कर रहे हैं, चूँकि हम पैसे भी नहीं खिलाते। ये एक हमारे बड़े प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि टाइम आएगा हम पैसे खिलाना शुरू हो जाएंगे और जो है ना अपने सारे मसले हल कर लेंगे। वो जो एक अपने आप से वचन लिया था कि नहीं करेंगे गलत काम, लेकिन ना निज़ाम सही कहता मलिक रियाज ना, अब उसकी वीडियोस निकाल के देखते हो, कहते नहीं हो सकता भाई, तो आप नहीं कर सकते कारोबार पाकिस्तान में, ठीक है। और ऊपर से वो काम जिसमें बच्चे पहले ही हमें रपत्ती समझ के बैठे हुए होते हैं, ये लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या कमा रहे हैं किस तरह से, तो वो पहली ब्रेक इवन की जंग चल रही होती है, ऊपर से जनाब पता लगता है जी 29 लाख का टैक्स है, ये इतने लाख का टैक्स है, ये इतना वो है। एक दफ़ा तो आके उन्होंने जो बाहर बोर्ड था उसके ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगाया कि बोर्ड की नए बोर्ड के लगाने की कीमत उसकी लाइटों शशकों समेत उससे कम थी। तो हमने कहा अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा हम ये बोर्ड उखाड़ के ले जाएंगे। हमने कहा ले जाओ। तो एक दफ़ा तो यूं जान छुड़ाई थी। तो आपने देखा होगा बड़े अरसे से खाली बिल्डिंग बेचारी, अब कमर्शियल जगह पे एक बिल्डिंग लें और आप वहाँ बोर्ड तक नहीं लगा सकें। अपनी बिल्डिंग के अंदर अगर हम बोर्ड लगाएंगे तो वो कहते हैं कि जी रेवेन्यू अथॉरिटी वाले जो है वो जितने भी लाहौर के अहम पॉइंट जिन पे आँखों जिधर नज़र पड़ती है वो गवर्नमेंट की मलकियत है, चाहे आपकी बिल्डिंग के अंदर हो। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग के अंदर भी बोर्ड लगाएंगे तो चूंकि वहाँ पे पीआरए बोर्ड लगा के वहाँ से कमा सकता था और अब आप लगा रहे हैं बोर्ड, तो अब आप पीआरए को कंपनसेशन दें जितना वो कमा सकता था। तो बहरहाल जो है ना वो ये जो लेट होने वाला चक्कर है वो ऐसे नहीं है कि बस जो है ना मैं कहीं बैठा हुआ कुछ जामे शीनी पी रहा था और मैं कहता चलो रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा, तो वो हम जो है ना अभी वो एक मीटिंग में उसी डिबेट को वो कर रहे थे, फिर मैं वहाँ से भाग के निकला। मैंने कहा कि इधर 20 मिनट हो गए तो बच्चों ने जुर्माना चालू कर देना है। तो और 20 मिनट तो वहाँ होते थे, यहाँ तो कितने होने चाहिए? 25 मिनट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये चूँकि थोड़ा सा लेट आवर्स में है तो यहाँ पे 15 मिनट से वो दोनों वेरिएबल कवर हो जाएंगे। उधर 20 मिनट होता था, 1 घंटे की क्लास थी, तो सवा घंटे में तो 25 होने चाहिए। लेकिन चूँकि ये एक सीनियर संजीदा सब्जेक्ट है तो इसको तो हमने कहा था ना अगर किसी दिन थोड़ा सा लेट हुए तो उस दिन कानून साजी करेंगे। तो फिर मैं 20 मिनट लिखूँ 25 मिनट लिखूँ, क्या लिखूँ? अगर मैं 15 का पूछता तो आपने 10 कहना था, तो इसलिए मैंने 20 और 25 पूछा है। 15 मिनट लेट हो जाए तो लेवल 1 फाइन पड़ जाएगा। पहले 15 में लेवल 3 था। है नहीं 15 मिनट पे लेवल 3 नहीं होता, मैं देता हूँ, मुझे पता है भाई। फिर अगर उससे इजाफी 10 मिनट होंगे तो लेवल 2 पड़ जाएगा, और फिर उससे इजाफी अगर 5 मिनट होंगे तो लेवल 3 पड़ जाएगा। और लेवल 1 2 3 मतलब आप तकरीबन जानते ही होंगे, अब तक कहीं ना कहीं किसी ऐसी क्लास से गुजरे होंगे मेरी जो सुबह सुबह के वक्त होती है। लेवल 1 का मतलब है दर्जा अव्वल जुर्माना, यानी कि एक आइटम जूस या चिप्स। लेवल 2 का मतलब है 2 आइटम चिप्स प्लस जूस। चाय सर्दियों में होता था, गर्मियों में तो पहली तरीन गर्मी ऊपर से बैठ के दोपहर के वक्त चाय पियेंगे।
और लेवल 3 का मतलब है 3 आइटम, तीसरा फिर गरीब आइटम होता है हाफ रोल। खैर हाफ रोल भी 40-45 से कम तो अब कहाँ है। तो जूस 70 का आइटम, चिप्स 60 का आइटम, डेयरी मिल्क की चॉकलेट 30 रुपए वाली ढूंढी जा सकती है। असल में वो 30 रुपए वाली इतनी चॉकलेट होती है कि आप अभी शॉपर खोल रहे होते हैं तो शॉपर के साथ ही गिर जाती है, वो उसके साथ ही चिपकी हुई होती है, इतनी सी तो वो चॉकलेट होती है। तो इसलिए फिर डेयरी मिल्क डालेंगे तो, और उसमें फिर कैलोरीज की बहुत हाई इंटेक होती है, तो वो जो नौजवानों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है जी, तो क्लास का जो ऑफिशियल स्टार्ट टाइम है उससे अगर 15 मिनट लेट हो गए तो लेवल 1, 10 मिनट लेट हो गए तो लेवल 2, 5 मिनट मजीद लेट हो गए तो लेवल 3, और लेवल 3 इज इक्वल टू अनइन्फॉर्म्ड ऑफ ड्यू टू टीचर। हालात नहीं पता लगे, एलडी ने कैंपस सील किया, वो आपके लो जी लेवल 3 फाइन पड़ गया, क्लास हो नहीं सकी। तो ड्यू टू टीचर के आप आए और पता लगे जी आब्दी साहब आज किसी निजी मसरूफियत में फंस गए, वो नहीं आ सके, वो बता नहीं सके या कुछ और, तो आप आए और आते साथ ही आपको खबर मिली, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, फिर पहले ही मिनट पे लेवल 3 का फाइन हो जाएगा। तो आपने अपना सामान क्लेम करते हुए या फ़ौरन से ले लेना है या अगले दिन क्लास शुरू होने पे मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने सोचा था कि जिस दिन थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट होगी, जो कि आज 9-10 मिनट हो गए, तो फिर हम उस दिन ज़रा कानून साजी कर लेंगे। ठीक हो गया। आप लोगों ने पढ़ा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? पहला ऑडिटर कितने दिनों में अपॉइंट होता है? 90 डेज में। करता कौन है? डायरेक्टर्स करते हैं पहले ऑडिटर को 90 डेज के अंदर अपॉइंट। अगर ये भाई साहब को नहीं अपॉइंट करेंगे 90 डेज में तो कौन करेगा? SCCP ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ये सब्सिक्वेंट वाला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट डे है। सब्सिक्वेंट वाला ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स करते हैं। और ये कौन से दिन करते हैं? AGM के ऊपर करते हैं सब्सिक्वेंट वाले ऑडिटर को। इसकी लाइफ क्या होती है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की? 1 साल तक, ये अगले AGM तक होता है, अगले AGM पे ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता है, उस पर एक अलग प्रोसेस चल रहा होता है। अगर कभी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए फिर क्या करेंगे? कैजुअल वैकेंसी को डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 30 डेज में। नहीं हुआ 30 डेज में तो SCCP। अगर सब्सिक्वेंट AGM में अपॉइंट ना हुआ तो भी SCCP। तो इसका मतलब 3 सिचुएशन नजर आ गई। 90 दिन में नहीं हुआ पहला, सब्सिक्वेंट AGM में नहीं हुआ, और कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में नहीं हुई। कोई चौथा पॉइंट, अगर ये जो सामने भाई हैं बिल्कुल इस गली में जहाँ जिस भाई से सबसे पहले टक्कर होगी, थोड़ा सा अगर गली के बिल्कुल किनारे पे रहे जी, नहीं ये जो आगे ये जो पेंट शर्ट में भाई हैं, आपका पहला दिन तो नहीं? पहला दिन है? इतने सारे लोगों का पहला दिन होता है, पिछले कहाँ चले जाते हैं? क्लास में उतना कोई 125 बच्चे वाली फील आ रही होती है और अक्सर बच्चे कहते हैं कि पहला दिन है, तो वो जो पिछले दिन वाले बच्चे हैं वो कहाँ है जी? आप भी फर्स्ट डे। साथ वाली खातून फर्स्ट डे नहीं है। अगर ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट, तो अपॉइंटेड ऑडिटर अगर अनविलिंग हो, ऑडिट की ज़बान में कहते हैं उसने विड्रॉ कर लिया। अगर वो कहे मैं ऑडिट नहीं करना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो ऑडिट नहीं कंटिन्यू कर पा रहा। इसलिए ऐसे में SCCP आएगा और ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। एक बहुत मुश्किल सवाल, ऑडिटर की सैलरी कौन तय करेगा? रेम्युनरेशन जो अपॉइंट करेगा, SCCP अपॉइंट करेगा तो वो डायरेक्टर करेंगे, तो वो बाकी सारे केसेस में मेंबर्स करेंगे। क्या एक चलते हुए ऑडिटर को हम उसका टेन्योर पूरा होने से पहले निकाल सकते हैं? कितने डायरेक्टर इकट्ठे होकर उसे निकालने का फैसला लेंगे? 10%। इन्होंने कहा 10% पावर रखने वाले मेंबर अगर डायरेक्टर्स के साथ इकट्ठे हो जाएं तो वो ऑडिटर को निकाल सकते हैं। हमने 3 सेक्शंस को खूबसूरती से जोड़ दिया। हाँ जी, ऑडिटर को कैसे निकालें? स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर्स की मीटिंग होगी, मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो डायरेक्टर को निकालने का काम किया जा सकता है। निकाल दिया डायरेक्टर, अब अगला डायरेक्टर कैसे आएगा जी? आप
विद अप्रूवल ऑफ एससीसीपी। एससीसीपी अपॉइंट नहीं कर रहा, अपॉइंट तो कर रहे हैं डायरेक्टर्स, लेकिन एससीसीपी की रजामंदी चाहिए। वो 4 केसेस में तो एससीसीपी अपॉइंट कर रहा है। ये एक दरमियाना सा केस है, ऑडिटर निकले और नया ऑडिटर आना है तो अपॉइंट तो डायरेक्टर्स करेंगे, लेकिन एक दफा पूछ लेंगे तो डायरेक्टर निकाल नहीं सकते, लेकिन रिप्लेसमेंट डायरेक्टर्स ने करनी है। और ऑन सेफा साइड एससीसीपी इसमें अप्रूवल में आ जाएगा, ताकि अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट, रिमूवल और ये सारी टाइमलाइन है, ये क्लियर है। फिर हमने कहा था एक पुराना ऑडिटर जाता है और नया ऑडिटर आता है। हर एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस जाता है, और नोटिस में हम क्या कहते हैं कि इस दफ़ा हम ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी कर रहे होंगे। पिछले वाले ने अगर ओके कर दिया है तो भी बता देते हैं, नहीं किया तो भी बता देते हैं। ये जुमला किताब में नहीं लिखा हुआ, बट ओरिजिनल सेक्शन में मौजूद है। हम इन्फॉर्म कर देते हैं मेंबर्स को। अब अगर मेंबर्स में से कोई रिकमेंड करना चाहे तो कितनी ताकत चाहिए, कितनी पावर रखने वाला मेंबर या मेंबर्स रिकमेंड कर सकते हैं? 10% एक बंदे के पास हो या कुछ लोगों के पास मिला के हो, वो रिकमेंड सिर्फ रिकमेंड करेंगे या कोई और दिक्कत भी करनी पड़ेगी उसे? नहीं, वो तो कंपनी वाले बताएंगे ना। जिसने नाम रिकमेंड किया उसने कुछ और काम भी करना है, रजामंदी लेनी है, कॉन्सेंट लेगा और कॉन्सेंट लेके उसका नाम हमें रिकमेंड कर देगा कि हाँ भाई ये शख्स है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि आप देख लें। तो कंपनी को 7 दिन पहले तक सारी रिकमेंडेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन मिली थी तो कंपनी ने फौरन से 2 काम किए थे। वो 2 काम क्या थे जी? वो 2 काम क्या हैं? कंपनी ने नोटिस मिलते साथ ही फौरन 2 काम क्या करने हैं? एक तो कॉपी सेंड कर देनी है रिटायरिंग को कि भाईजान शायद तुम्हारी बारी ना आए, और दूसरा अपनी वेबसाइट पे फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स डाल देना है कि भाई ये हमें नाम अब तक रिकमेंड हुए हैं। फिर मेंबर्स इकट्ठे होंगे, वोटिंग होगी, किसी एक ऑडिटर को चूज करेंगे। जिसको खत भेजा है पुराने वाले को, क्या वो भी कुछ कर सकता है? वो चाहे तो मीटिंग से कितने दिन पहले, 2 दिन पहले तक अपनी रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेज दे। अगर उसने भेज दी तो अब क्या करें? मीटिंग में ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाई जाएगी उसकी रिप्रेजेंटेशन, और उसकी मौजूदगी वहां जरूरी है। अगर कोई झगड़ा हो, कोई सवाल हो, कोई डिबेट हो तो वो उसके ऊपर बात कर सके। ऑल क्लियर? इस प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है मीटिंग में? जी, मीटिंग में जब ऑडिटर को बुलाया जाता है तो ऑडिटर हिमसेल्फ, यानी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। दोनों ऑप्शंस अलाउड है। राइट्स ऑडिटर के, बुक्स की एक्सेस है, ब्रांच के रिकॉर्ड देख सकता है, सब्सिडरी के लोगों से मिल सकता है, कंपनी के लोगों से मिल सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, और ठीक है, मुतफरिक आवाज़ें आ रही हैं और तकरीबन सारी सही हैं। तो यानी कि आसान से कुछ राइट्स हमने पढ़े थे, वो हम लोगों ने एक दफ़ा देख लिए। एक आध दफ़ा पेपर में ऐसा भी था कि आई क्या बिल्कुल बहुत ही ईजी मूड में बैठा था, उसने कहा ज़रा बताओ ऑडिटर के राइट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अभी तो आप शुरू में हैं। जब आप ऑडिट में आगे तक जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि ऑडिटर के पास क्या क्या पावर्स हैं, उसके क्या क्या राइट्स हैं। जितना हमने कल पढ़ा है, क्या सारा का सारा क्लियर है? ऑडिटर अपॉइंट जब होगा तो उसकी ख़ास तालीम होनी चाहिए। 3 तरह की कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। वो 3 तरह की कंपनियों के नाम हमें, क्या वो सबसे एंड पे जो भाई बैठे हुए हैं आप कल आए थे, उन्होंने सोचा है पहले कि इस आंसर के क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। 3 तरह की कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ सीए से ऑडिट करवाना है। वो 3 तरह की कंपनियां कौन सी? मैंने कहा नहीं, मैं एक आसान हिंट देता हूँ जिनका कंपनी लॉ का रट्टा अच्छा हो। जिन कंपनियों ने डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी होती थी ना, ये वही वाली 3 कंपनियां हैं जी। रेड शर्ट, रेड कलर की शर्ट में जो भाई हैं, रेड कलर की टी शर्ट में शायद जो भाई हैं, रेड कलर में, हमने एक आपका शायद मैरून है, एक मिनट, नहीं वो जामनी के करीब है, रेड यही है, ठीक है। अब मुझे भी थोड़े थोड़े से रंग समझ आ गए हैं। पहले तो वो मुझे 6-7 रंग पता होते थे, अब तो बरजंडा और पता नहीं कौन कौन से रंग जी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक, कम से कम 3 मिलियन का शेयर कैपिटल जिस प्राइवेट कंपनी को, तो सारी 100% पब्लिक कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगी।
प्राइवेट कंपनीज में 2 कैटेगरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से लाजमी करवाएंगी, जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन है कम से कम, या जो किसी पब्लिक के अंडर आती हैं। और जो बाकी भी हैं उनके पास 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरी ऑप्शन कौन सी है? सीएमए। अच्छा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा सकते हैं, फिर कौन से? सीए हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और सीए फर्म से भी करवा सकते हैं। तो सीए फर्म में सारे लोगों का सीए होना जरूरी है? कितने लोगों का सीए होना जरूरी है? मेजॉरिटी आधे को नहीं कहते, आधे से ज्यादा को कहते हैं। 5 सीए हैं और 5 नॉट सीए हैं तो फिर ये सीए फर्म नहीं बन सकती। 6 सीए हैं तो फिर चल जाएगा काम। तो मेजॉरिटी, आधे से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंट, तो सीएमए फर्म उसे कहेंगे जिसके हाफ से ज्यादा सीएमए। तो ये फर्म अपॉइंट तो हो जाएगी, साइन कौन करेगा इनमें से? वो जो क्वालिफाइड होगा वो साइन करेगा। पूरे कल की सारी डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल बताएं। ये फॉर्म वाला जो सीए साइन करेगा उसके अपने लिए तो सर्टिफिकेट ही चाहिए? उसके अपने लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बिल्कुल सही कहा। फर्म के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर रहा है बस वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसका अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, क्योंकि फर्म ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है। और आपको पता है, शायद याद होगा कि फर्म की इंडिविजुअल वो नहीं होती, हैसियत नहीं होती, फर्म कलेक्टिव नेम को कहते हैं। तो टेक्निकली फर्म ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है को माना जाएगा कि इन सारे पार्टनर्स ने सर्टिफिकेट लिया। तो जाती कैपेसिटी में सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, वो फर्म के नाम से सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद वो साइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी साइन वो करेगा जो कम से कम क्वालिफाइड है, वो वाली क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है सीए या सीएमए। कोई कंफ्यूजन? जी, पेड अप कैपिटल पुराने ज़माने में, अब ये कंपनी लॉ ने एक इस चीज़ को अभी तक फंसाया हुआ है। चूँकि 1984 में कानून पास हुआ था कि अब जितने भी शेयर्स हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए। 1984 से पहले रूल ये होता था कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदो और उसमें अगर आपने थोड़े से कम पैसे भी दिए तो चल जाएगा काम। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि कैपिटल 4 तरह के होते थे पहले। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता था आप मैक्सिमम कहाँ तक जाना सोच रहे हैं। तो फर्ज करें आपने कहा कि जी हमारा ऑथराइज कैपिटल है 10 मिलियन। फिर एक होता था इश्यूड कैपिटल, कंपनी ऑफर कितना करती थी। तो फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि जी हमने 6 मिलियन का कैपिटल ऑफर करना है। तो जो वो ऑफर करते थे, मैं 1984 से पीछे की बात बता रहा हूँ, जब वो ऑफर करते थे तो वो इश्यूड कैपिटल कहलाता था। फिर उस ऑफर में जब वो कहते थे हमने 6 मिलियन पब्लिक को ऑफर किया, फिर पब्लिक एप्लीकेशन जमा कराती थी। फॉर एग्जांपल पब्लिक ने एप्लीकेशन जमा करा दी 4 मिलियन के लिए, तो जो उन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई होती थी उसको कहते थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। फिर उस जमाने में रूल ये होता था कि आप जब सब्सक्राइब कर दें, अप्लाई कर दें, तो चाहें तो पूरे पैसे दे दें, चाहें तो एक रीजनेबल पैसे जमा करा के बाकी उधार कर लें। तो इसमें से फिर एक कॉन्सेप्ट होता था, फर्ज करें 3 मिलियन पूरा पे हो गया तो हम उसको कहते थे पेड अप कैपिटल। और वो 1 मिलियन, इसको हम कहते थे पार्टली पेड कैपिटल। इस 1 मिलियन को फिर कंपनी वाले मांगते थे, जब तक नहीं मांगते ये कहलाता है अनकॉल्ड कैपिटल। जब अनकॉल्ड कैपिटल, जब मांगते हैं तो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल, और जब दे दिया जाए तो बन जाता है पेड अप कैपिटल। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी लोगों ने ये सारे मजाक खत्म किए। उन्होंने कहा भाई आप जितना लोगों ने अप्लाई किया उससे ज्यादा कोई इशू नहीं कह सकते, और जितना लोगों ने पे किया उससे ज़्यादा को अप्लाइड भी नहीं मान सकते। अब एप्लीकेशन होगी 100% कैश के साथ। तो ज़माना बदला, अब कैपिटल का नया नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आप कैपिटल लिखते हैं तो आप लिखते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। पता नहीं कभी आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल फ्लेज देखी हो। आप FR2 के अंदर जब फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो अब हम पेड अप कैपिटल को पूरा नाम इसका देते हैं। तो अब 2 तरह के कैपिटल हैं, एक को हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, एक को कहते हैं इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। क्योंकि अब ये तीनों नामों का एक ही मतलब है, तो मैं इश्यूड कैपिटल बोलूं या मैं सब्सक्राइब बोलूं या मैं पेड अप बोलूं या मैं कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल करूं, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, अब उनका मतलब बराबर है।
तो भाई ने पूछा था पेड अप कैपिटल क्या है, तो पेड अप कैपिटल का मतलब है उतना कैपिटल जितना लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, और फिर कंपनी की लायबिलिटी उतने कैपिटल तक की होती है जितना उसके पास पेड अप कैपिटल आया हुआ होता है। तो आज के दौर में पेड अप कैपिटल हो या इश्यूड हो या सब्सक्राइब्ड हो, ये एग्जैक्टली सेम है। तो दो कैपिटल हैं, वो जिसकी इजाजत ली हुई ऑथराइज, और वो जो आज की डेट में है उसको पेड अप, सब्सक्राइब्ड, इशूड कुछ भी बोल सकते हैं। डन। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन पिछले दिन से रिलेटेड? आज की अहम डिस्कशन की तरफ चलते हैं। पीछे आवाज क्लियर है एंड तक? चलें। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता? क्योंकि ऑडिटर इंडिविजुअल्स हैं, तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। अगर मैं फर्म की बात करूं, एक फर्म में 3 पार्टनर है, अगर उनमें से एक में भी इनमें से कोई मसला आ गया, जो मैं मसले डिस्कस कर रहा हूं, तो वो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो अपॉइंट नहीं हो सकेगी, क्योंकि फर्म की अपॉइंटमेंट का मतलब होता है सारे पार्टनर्स की अपॉइंटमेंट। तो ऑडिटर में क्या क्या रुकावट होनी चाहिए, ऑडिटर कौन कौन नहीं हो सकता, कंपनी लॉ ने बहुत एहतियात की और कुछ ताल्लुक वाले बंदों को, जिनका गहरा ताल्लुक है, उनको मना कर दिया। यहां से शुरू करते हैं। पर्सन हु इज, वो बंदा जो आज है डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि डायरेक्टर के अलावा कुछ और ऑफिसर भी होते हैं। एम्प्लॉइज को ऑफिसर नहीं कहते, ऑफिसर कुछ ऊपर के लोग होते हैं, चेयरमैन, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार, और इस तरह से करके इवन समटाइम ऑडिटर भी उसके अंदर काउंट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी ऑफिसर काउंट होता है। तो कोई शख्स जो कंपनी का डायरेक्टर हो, या उन बड़े ऑफिसर्स में आता हो, या कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। तो अगर निशात केमिकल्स लिमिटेड के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो भले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भले उसने प्रैक्टिस ऑफ सर्विस लिया हुआ है ऑडिट का, लेकिन वो निशात का ऑडिट नहीं कर सकता, मतलब उस वाली अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता जिसके अंदर वो एम्प्लॉय है, वो किसी और का कर सकता है। हम चूंकि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो अब आपने ऑडिटर की साइड छोड़ देनी और कंपनी की तरफ आके बैठ जाएं। अब सोचें हम किस बंदे को ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं, तो हम उसको नहीं बुला सकते जो हमारा ही डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो। क्या ये बात समझ आई? अब अगर एक बंदे ने कंपनी छोड़ दी हो तो उसकी दोस्ती एकदम से थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो लॉ ने 3 साल का क्राइटेरिया रख दिया। इससे पीछे वाला पॉइंट, पर्सन हु ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 3 ईयर वाज डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, वो भी मना है। तो जो शख्स पिछले 3 साल में डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय रहा है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता, और जो एग्जैक्टली इस वक्त मौजूदा डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात समझ आ रही है? अब लॉ को थोड़ा गुस्सा चढ़ा और इससे अगले लेवल पे गया। एक ऐसा शख्स जो पार्टनर या एम्प्लॉय हमारे किसी डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय का हो, हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। वो एम्प्लॉय अपने तौर पे, उसका एक कपड़े का बिजनेस और उस कपड़े के बिजनेस में उसका एक एम्प्लॉय है, हमारे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, वो भी हमारी कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। हमारे इन 3 लोगों का, डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय का, जो भी किसी और वेंचर में पार्टनर है या एम्प्लॉय है, तो वो इनके इन्फ्लुएंस में आएगा, तो वो भी इस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता जिसमें ये भाई साहब डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं। तो याद रहेगा, हमारे डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय खुद भी ऑडिट नहीं कर सकते आज, और पिछले 3 साल के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय वो भी ऑडिट नहीं कर सकते। आज के हमारे ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय का आज अगर कोई बिजनेस पार्टनर या एम्प्लॉय है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें 3 साल नहीं लिखा हुआ। हमारे पिछले एम्प्लॉय, साल पहले हमारा एम्प्लॉय था, उसका इस वक्त अगर है तो उसके ऑडिट करने में कोई मसला नहीं है। हमारे आज के एम्प्लॉय का पिछले 3 साल में कोई एम्प्लॉय था, उस पर भी पाबंदी नहीं है। हमारे आज के डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय का आज का पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता उसी कंपनी का जिसके ये लोग हैं। तो याद रहेगा, मौजूदा हमारे इन 3 तरह के ऑफिसर्स के मौजूदा ये 2 तरह के रिलेशन, पार्टनर या एम्प्लॉय।
तो अगर आप गौर से देखें तो हम हमेशा बात कर रहे हैं डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय। तो तीनों पॉइंट में इन तीनों का जिक्र हुआ है। चौथे पॉइंट में सिर्फ डायरेक्टर का जिक्र हुआ है, स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। लॉ ने बड़ा सोच के वर्ड स्पाउस इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्पाउस दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। शायद आपने कंपनी लॉ में ये लफ्ज़ इससे पहले देखा हो। तो स्पाउस का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, यानी कि डायरेक्टर अगर एक मेल है तो उसकी बीवी को स्पाउस कहेंगे, डायरेक्टर अगर एक फीमेल है तो उसके शौहर को स्पाउस कहेंगे। तो डायरेक्टर की बीवी या डायरेक्टर का शौहर, वॉट एवर द केस में भी, वो ऑडिट नहीं कर सकते। और इसमें भी वॉज और पिछले 3 साल वाली बात नहीं है, मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा स्पाउस। तो हो सकता है वो कहेंगे जी एक डायरेक्टर की तलाक हो गई थी 2 साल पहले और उसकी बीवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब वो ऑडिट करने आई है, तो कोई मसला तो नहीं। सवाल बनाने वाले तो हर तरह के सवाल बनाते हैं। अच्छा भला सवाल चल रहा होता है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर अचानक से कहते हैं कि और उसके बाद इसने इससे शादी कर ली। सारा केस आउट हो जाता है, सारी कैलकुलेशन आउट हो जाती है। तो मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा स्पाउस ऑडिट नहीं कर सकता। और ये याद रहे, इसमें अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय की बीवी या एम्प्लॉय का शौहर ऑडिट करेगा, हमें मसला नहीं है। इन्होंने कंपनी में जो सबसे ऊपर लेवल पे बैठे हैं डायरेक्टर्स, उनका जिक्र किया, और उससे एक ऊपर लेवल पे जो बैठा हुआ है स्पाउस, डबल ऑडिट से बचाया है। डायरेक्टर का जब वो घर जाता है तो वैसे ही ऑडिट खुल जाता है, खाते, हिसाब किताब, पैसे, ये कहाँ पूरा दिन कहाँ गुजारा, कितना कमाया, क्या किया। उसके बाद वो बेचारा कंपनी में आया जरा सुकून लेने के लिए, तो इधर भी बेगम ऑडिट करने पहुंच जाए। तो लॉ ने डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉ होता है ना लोगों को बचाने के लिए, तो डायरेक्टर्स को बचाने के लिए उनके स्पाउस को ऑडिट करने से रोक दिया, ताकि कम से कम निजी जिंदगी तक ऑडिट महदूद रहे, उनकी कमर्शियल जिंदगी थोड़ी सी महफूज रहे। जी बिल्कुल सही बात करती है। इन्होंने कहा सीईओ को डीम डायरेक्टर भी बोलते हैं। चूंकि लॉ ने सीईओ को डीम डायरेक्टर बोल दिया, तो जहां जहां वर्ड डायरेक्टर आ रहा है वहां वहां सीईओ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बिल्कुल इसका मतलब है कि सीईओ का भी जो स्पाउस है वो भी इस रूल में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो डीम डायरेक्टर है। तो जहां ऑफिसर का जिक्र होगा उधर भी सीईओ आ जाएगा, और जहां डायरेक्टर का जिक्र होगा वहां पे भी सीईओ आ जाएगा। जी, ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं ये 11 हैं, लेकिन मैं इसको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। पहले हमने 4 इसको हिस्सों में तोड़ा है। वो जो ताल्लुक वाले लोग हैं हमने उनका जिक्र किया है। क्या ये चारों तरह की सिचुएशन समझ आ रही है? ये 4 तरह के लोग ऑडिट नहीं कर सकते। फिर कुछ ऐसे जिनका कंपनी से कोई लेन देन है। इससे पहले कि हम लेन देन की बात करें, एक आसान सा वर्ड पढ़ लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी लॉ पढ़ने वाले पहले दूसरे दिन इस लफ्ज़ से अचानक से टकरा जाते हैं, और फिर उसके बाद टीचर से पूछते रह जाते हैं, सर वो आपने पढ़ाया क्यों था, उसका इस्तेमाल कहाँ आएगा? तो टीचर कहता है बच्चों तुम्हारी किताब में लिखा था इसलिए पढ़ा दिया, वरना ये लफ्ज़ तो हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, बट ऑडिट में काम आ गया। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते थे भला? किसी भी तरह की कंपनी को, कंपनी लॉ वाली कंपनी, मुल्क से बाहर वाली कंपनी, किसी और लॉ वाली कंपनी। तो अब बैंकिंग कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, मुदारबा कंपनी हो, कोई भी सेटअप हो, गूगल हो, कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनियां लिमिटेड लायबिलिटी रखती हैं, और पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि ऑडिटर अनलिमिटेड लायबिलिटी रखे। तो पाकिस्तान में ऑडिटर या एक इंसान इंडिविजुअल होगा या एक फर्म होगी प्रोफेशनल्स की। एज अ कंपनी आप ऑडिट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? ये पॉइंट जब भी सामने आता है तो मुझे एक स्टूडेंट की राइटिंग याद आ जाती है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर वो मुझे सब समझ आ रहा होता है, लेकिन मैं जब टेस्ट करता हूँ तो आपके टीए मुझे ज़बरदस्ती फेल कर देते हैं। ये मेरे साथ जान के गुस्सा करते हैं, और आईक्यूब भी मुझे पास नहीं करता, हालांकि मुझे सब आता है। तो मैंने कहा आपने अपनी टेस्ट दिया था? हाँ जी टेस्ट दिया। क्या रिजल्ट रहा? फेल हो गया। मैं टेस्ट देखा, एक सवाल था, फिर मैंने उनसे ज़बानी बातें पूछी, जो पूछी उन्हें सब कुछ सही आता हो। तो मैंने पूछा अच्छा बताएं ये जो कंपनी है क्या ये एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? उसने कहा नहीं जी कंपनी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, और ये बात मैंने अपने कागज़ पे भी लिखी है। मैंने देखा तो एन उस लाइन पे टीए भाई ने क्रॉस लगाया हुआ था। पढ़ा तो वहाँ लिखा था कंपनी कैन नॉट अपॉइंट ऑडिटर। क्या मतलब हुआ? कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकती। तो होता ये है कि कई दफ़ा हम बहुत ही
फ्लो में लिखते चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कागज़ पर हमने लिख दिया है, और फिर अपने कागज़ को पलट के भी नहीं देखते। और जब राइटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो होता ये है कि जब यूज़र उसे पढ़ता है तो अब जब चेकर ने उसे देखा तो वो ये नहीं बता पा रहा था कि कंपनी एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। उसका जुमला ये कह रहा था कि एक कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकती। तो राइटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि और वो बंदा खुशी से छलांगे मार रहा होगा कि मैंने जो लिख दिया मैंने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए वो गलत होगा। तो इसलिए एक राइटिंग की एक डिसेंट प्रैक्टिस और बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है, हम इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से बच जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं जी हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है लेकिन पेपर में हमारे नंबर कट जाते हैं। तो उसके लिए फिर वो ड्राफ्टिंग और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, जो कि हमारा इस सैटरडे पे पहला हमारा ऑफिशियल ड्राफ्टिंग सेशन होगा इंशाल्लाह कंपनी लॉ का। तो क्या हमें बॉडी कॉर्पोरेट समझ आया? मैंने बी लॉ बोल दिया, कंपनी लॉ बोल दिया, क्या करें ये आसपास इसी उसमें वो चले जी। हाँ नहीं, असल में मैंने कंपनी लॉ बोला, अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत नहीं बोला। आपका कंपनी लॉ का ड्राफ्टिंग का वो है, तो मतलब कंपनी लॉ का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं ना। तो अब मुझे हुआ मैंने इतना ऑडिट की जगह बी लॉ, क्योंकि सी लॉ में तो ड्राफ्टिंग होती नहीं, वहाँ तो रट्टे वाले सवाल आते हैं ज़्यादातर। तो ड्राफ्टिंग तो हम करते ही बी लॉ और ऑडिट में है। तो अगर ये गलती लॉजिकल होती, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन होता है ना। पता नहीं मैं गलत यूजर्स के सामने गलत अल्फाज बोल जाता हूँ। याद है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता था, एक एरर ऑफ कमीशन होता था। प्रिंसिपल में आप मेन हेड चेंज कर देते थे, कमीशन में अंदर की छोटी सी एरर करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चले ठीक है, मैं समझ आ गया। सवाल करने आते हैं ना आप लोगों को, बस इतना चाहिए, समझना नहीं है। अभी ऑडिट में मेरे साथ जो होगी ना, मैं बीच में चलते चलते कहूँगा हाँ देखिए वो कंट्रोल अकाउंट से वो फिगर आएगी, उसको ऐसे करेंगे और क्लाइंट से ये एविडेंस लेंगे। फिर आपके शेयरों की तरफ देखूंगा तो उस पर क्वेश्चन मार्क इतना बड़ा सा बना हुआ होगा कि ये कंट्रोल अकाउंट क्या बोल गया ये भाई साहब। तो अक्सर जब हम प्रोसीजर्स में जाएंगे तो मैं बैठ के यहाँ पे पहले आपको टी अकाउंट बना के वो कंट्रोल अकाउंट समझा रहा हूँगा, उसके बाद जो है जहाँ जहाँ जब थ्योरी आती थी आप भाग जाते थे अकाउंटिंग में। तो ऑडिट में जो है ना वो बेचारा टीचर, उसका स्कोप बढ़ जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गई, 11 में से 5 पॉइंट समझ आ गए। कैश कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, हम कहते हैं बहुत है, स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 5 पॉइंट हमें समझ आ गए। अब 2 इस तरह के लोग जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक है, जिनका कंपनी से कोई लेन देन टाइप का है। पर्सन इंडेप्टेड टू कंपनी, जिसने कंपनी के पैसे देने हैं, जो कंपनी का मकरूज है, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जाहिर है जो आपका मकरूज है वो कहीं ना कहीं आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा। वो अगर आके कहता है कि भाई ये काम आपने गलत किया, तो आप कहते हैं आप कौन से हमारे पैसे दे के बैठे हुए हैं, आपने भी तो 2 महीने से पैसे नहीं दिए। तो वो बेचारे की घनघरजी खत्म हो जाएगी, उसकी इंडिपेंडेंस ही मुतासर हो जाएगी। जिसने पैसे देने हैं, जैसे ही आप उसे कहेंगे कि देखो तुम्हारे पैसे हम थोड़े से माफ़ कर देंगे, बस तुम भी हमें थोड़ा सा माफ़ कर दो, तो कहीं ना कहीं वो अपने ज़ाती मफाद की वजह से ख़राब हो जाएगा मामला। तो लॉ ये कहता है कि अगर एक बंदा इंडेप्टेड टू कंपनी हो तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात है यहाँ पे, चूंकि स्लाइड है पूरा जुमला नहीं लिखा, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटी। अगर एक बंदे ने SBI से लोन लिया हुआ और SBI एक कंपनी है तो वो SBI को ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बंदे ने MCB से लोन लिया हुआ है तो MCB चूंकि एक बैंक है और बैंक का नॉर्मल काम धंधा क्या है, लोन देते हैं, तो जिसने हमसे लोन लिया हुआ होगा वो तो हमें देख रहा होगा कि जिन्होंने मेरे पे एहसान किया है। लेकिन जिसने बैंक से लोन लिया होगा वो मानता होगा कि मैं बैंक का नॉर्मल कस्टमर हूँ और मेरा बैंक के साथ कमर्शियल अरेंजमेंट है। तो अगर किसी ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंडेप्टेड है तो वो ऑडिट कर सकता है, और अगर कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि उन कंपनियों से लोन ले लिया है जो लोन नहीं देते या जिनका मेन काम लोन देना नहीं है, तो फिर आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। फिर एक खास तरह की एक्सेप्शन है, क्रेडिट कार्ड। अगर आपने लोन लिया हुआ है बैंक से तो आप उसको ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उसको इस्तेमाल किया हुआ है तो फिर लिमिट डिफाइंड है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड की मद में 1 मिलियन से नीचे पैसे देने हैं तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं, आप ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड इतने बड़े लेवल का यूज़ कर लिया है कि आप 1 मिलियन से ऊपर चले गए हैं तो अब आप इंडेप्टेड काउंट होंगे, अब आप ऑडिट नहीं कर सकेंगे जी। अब बैंक से जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपकी एक लिमिट बनती है। हम इस वक्त कह रहे हैं कि आपने अगर अवेल कर लिया हो,
जो क्रेडिट कार्ड का यूजर है ना, वो एक खास अमाउंट तक अपने आप को मकरूज काउंट ही नहीं करता। कुछ आइडिया क्रेडिट कार्ड कैसे चलते हैं? आपका एक अगर बैंक अकाउंट चल रहा हो नॉर्मल और आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से चल रहे हो, तो आपको बैंक वाले या मुख्तलिफ इदारे वाले कॉल करते हैं, कहते हैं आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं खुलवा लेते? तो आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है? वो कहते हैं आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं भी हो, आप कार्ड स्वैप करें, वो इस्तेमाल हो जाएगा, और जो माइनस वाली अमाउंट है वो फिर आप बाद में अदा कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे यार ये तो लोन हुआ, तुम तो जालिम लोग हो, तुम सूद मांगोगे, मैंने तो ये 2 नंबर काम नहीं करना। उन्होंने कहा सूद कैसा? 45 डेज के अंदर अंदर आप वो पैसे वापस करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। आप कहते हैं लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं। कहते हैं बनवा के रख लें, जा क्या रहा है, एनुअल चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे आपको। तो आप कहते हैं चलो एक क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, कभी अगर अचानक इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो जिस महीने क्रेडिट कार्ड बन के आता है उसी महीने 28 तारीख को अचानक से आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, तनख्वाह तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, आप एक जगह जाते हैं, आपको एक फ्रिज अच्छा लग जाता है, आपको माइक्रोवेव अच्छा लग जाता है, सोचते हैं पैसे नहीं है, फिर याद आता है वो भले लोग जिन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया था, जिससे क्या होगा हम अभी से पैसे इस्तेमाल कर लें, 3 दिन बाद तनख्वाह नहीं है मैं उन्हें दे दूँगा। आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, 3 दिन बाद तनख्वाह आई, आपने उनको पे कर दिया, तो आपको लगा कि मैंने अपनी सैलरी 3 दिन पहले थोड़ी सी निकलवा ली थी। अगले महीने 25 तारीख को आपके पैसे ख़त्म हो चुके होंगे, चूँकि महीना स्टार्ट ही आपका माइनस उतने हज़ार से हुआ। आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये भले लोगों ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। तो एक टाइम आएगा कि महीना शुरू होने पे आप पिछले महीने के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के बाद भी कुछ और मकरूज़ हुए होंगे, तो एक दिन वो 45 दिन आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आप कलाबाजियाँ खाते रहेंगे। चूँकि आपने सोचा था मैं 45 दिन तक जाऊँगा नहीं, तो रेट तो कभी ध्यान ही नहीं किया, वो रेट इतना जालिम होगा कि आप उसमें कलाबाजियाँ खाते रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़र 4-5 महीने तक भी अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता रहे रेगुलरली और पे करता रहे, तो वो ये नहीं मानता कि मैंने कोई उधार लिया हुआ है, वो ये समझता है कि मैंने अपनी सैलरी पहले विड्रॉ कर ली। तो इसलिए जब वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट खास लेवल से ऊपर जाए तो फिर वो मकरूज की डेफिनेशन में आएगा। पुराने ज़माने में ये तादाद होती थी 5 लाख, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने कहा जी हमारी बेइज्जती होती है, इतने कम को आपने मटेरियल कंसिडर कर दिया, को 10 लाख तो होना चाहिए। तो अब अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है आप उसको ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो फिर लिमिट है 1 मिलियन की। 1 मिलियन से ऊपर पैसे देने हैं तो ऑडिट नहीं कर सकते, 1 मिलियन से नीचे पैसे देने हैं तो ऑडिट कर सकते हैं। याद रहेगा। इन यूटिलिटी कंपनी में ये लिमिट अमाउंट की नहीं है, डेज की है। आप कभी पीटीसीएल के ऑफिस के पास से बाइक पर गुजर रहे हो और आपने रफ्तार तेज़ कर दी हो क्योंकि आपने इंटरनेट का बिल अभी तक पे नहीं किया पिछले महीने का, ये एसएनजीपीएल के ऑफिस के पास से गुजरे हो और आप शर्मिंदा से हो कि मैंने अभी तक सुई गैस का बिल तो जमा ही नहीं कराया। अगर एक बंदा 1 महीने बिल ना जमा कराए तो क्या वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है? बस दुखी होता है क्योंकि उसको थोड़ा सरचार्ज पड़ गया होता है, लेकिन वो अगले महीने जमा करा देता है। तो अगर आपने एक यूटिलिटी की सर्विस ली और आप उस महीने पैसे ना दें तो भी नॉर्मली आप अपने आप को उनका मकरूज उस तरह से काउंट नहीं कर रहे होता, आप कह रहे होते मैं अगले महीने पैसे दे दूंगा। तो अगर एक ऑडिटर एक यूटिलिटी कंपनी को ऑडिट करने आए और उसने उसी यूटिलिटी कंपनी के फर्ज करें 2 महीने के बिल ना दिए हुए हों, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वो मकरूज है। Not be considered indebted if unpaid utility dues for less than equal to 90 days to utility कंपनी। अगर एक यूटिलिटी कंपनी है, बिजली, पानी, गैस, फ़ोन, इंटरनेट की सारी यूटिलिटीज़ हैं, अगर एक इस तरह की कंपनी है और आपने इनका यूटिलिटी की मद में 90 दिन या उससे कम के बिल देने हैं तो आपको मकरूज़ कोई नहीं कहेगा। 90 दिन से ऊपर के पैसे देने हैं तो आप मकरूज़ काउंट होंगे। तो अब अगर आपने बिजली का 1.5 लाख का बिल भी अदा नहीं किया तो भी आप मकरूज़ नहीं हैं, अगर 90 दिन के अंदर अंदर है। और अगर फ़र्ज़ करें सुई गैस का 211 रुपये का बिल आपने अदा नहीं किया और 91 दिन हो गए हैं तो आप मकरूज़ हैं। तो यहाँ दिन है, अमाउंट इररिलेवेंट है, वहाँ अमाउंट है, दिन इररिलेवेंट है। तो ये एक बड़ा पॉइंट हो गया। आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। वो शख्स ऑडिट नहीं कर सकता जिसने उसी कंपनी के पैसे देने उस कंपनी का मकरूज़ हो, सिवाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि बैंक, तो बैंक के केस में कोई मसला नहीं है, अदर देन बैंक मसला है। बैंक के केस में भी, या ये जो कंपनियां क्रेडिट कार्ड को डील करती हैं उसके केस में भी, क्रेडिट कार्ड की मद में अगर लिया हुआ है तो फिर लिमिट है,
वो लिमिट है 1 मिलियन की। 1 मिलियन से ऊपर है तो वो ऑडिट नहीं कर सकेगा, और 1 मिलियन के अंदर अंदर है तो वो ऑडिट कर सकता है। और यूटिलिटी कंपनीज में लिमिट है 90 डेज की। अब अगेन मैंने पीटीसीएल के पैसे देने हैं 90 दिन से ऊपर, और एसएनजीपीएल मेरे से ऑडिट करवा रहा है, पीआईई ऑडिट करवा रहा है, कोई मसला नहीं। जिसके पैसे देने हैं उसको ऑडिट नहीं कर सकते। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे बंदे को ऑडिटर नहीं बुलाएंगे हु इज इंडेप्टेड टू कंपनी। वो जिसने हमारे पैसे देने होंगे हम उसको ऑडिटर नहीं बना सकते। हाँ, अगर उसने हमारे यूटिलिटी की मद में देने और 90 दिन के अंदर अंदर देने हैं तो वो इंडेप्टेड नहीं है, हम उससे ऑडिट करवा सकते हैं। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? लोन एक स्टेप आगे बढ़ाया, कोई लोन ले तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। जो लोन की गारंटी दे दे, अगर एक बंदे ने हमारी कंपनी से लोन लिया और एक तीसरे बंदे ने आके उसकी गारंटी दे दी, गारंटी देने से क्या होगा? अगर पहले बंदे ने पैसे ना दिए, जिसने गारंटी दी हम उसे पकड़ेंगे, तो टेक्निकली गारंटर भी इनडायरेक्टली इंडेप्टेड हो गया, लोन का वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने किसी थर्ड पर्सन की गारंटी दी है या सिक्योरिटी दी है इन कनेक्शन विद द लोन जो हमने उसे दिया है, तो भी वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अनलेस के हमारा कॉमन काम ही इस तरह के लोन देना और इस तरह की गारंटियां लेना हो। पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी या सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन, किसी और थर्ड पर्सन ने, किसी XYZ पर्सन ने कंपनी के पैसे देने हैं और एक भाई साहब ने उसकी गारंटी या सिक्योरिटी दे दी है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज। तो अगर हम ये काम धंधा उस इदारे का नॉर्मली नहीं है कि वो इस तरह के लोन दे और इस तरह की गारंटीज लें, तो फिर जिसने गारंटी दी है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता और जिसने लोन लिया है वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो क्या इस पेज पे जो 3 पॉइंट्स हैं वो समझ आए? तो पहले हमने 4 तरह के ताल्लुक वाले बंदे डिस्क्वालीफाई किए, फिर बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई किया, और फिर जिसका कंपनी से लेन देन वाला मामला है या उधार वाला मामला है, डायरेक्टली उधार लिया हुआ है या उधार लेने वाले की गारंटी दी हुई है, वो डिस्क्वालीफाई करती है। अगले पॉइंट्स की तरफ अगर हम आए तो पहले ये छोटे वाले पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर ऊपर ये वाले पॉइंट पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। पर्सन नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय आईकेप या ICMAP। आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स की एक लंबी चौड़ी किताब है, 150 सफ़े, उसमें फर्ज करें सफ़ा नंबर 142 पे लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स ने ये वाली हरकत की तो कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया, खबरदार तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। तो जिसको कोड ऑफ एथिक्स मना कर देगा, पाकिस्तान का कंपनी लॉ कहता है फिर हमारी तरफ से भी इनकार ही समझे। तो आईकेप वाले बंदों पे हम आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे और ICMAP वालों के लिए हम ICMAP का कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे। इंटरेस्टिंगली दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ने IESBA वालों का कोड चोरी किया है, कॉपी किया है, अडॉप्ट किया है, चोरी मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। तो अगर कोड ऑफ एथिक्स ने कह दिया किसी को एक्सप्रेसली कि ये बंदा ऑडिट ना करे, एथिकली ये ऑडिट ना करे, तो कानून की नज़र में भी फिर वो ऑडिट से मना हो जाएगा। जिसको एक्सप्रेसली मना कर दे और जिधर कहे देखो एहतियात करो, ज़रा एहतियात के साथ करना, ज़रा ध्यान रखना, तो उसका मसला नहीं। जिसको एक्सप्रेसली कोड ऑफ एथिक्स मना कर देगा, कंपनी लॉ के मुताबिक भी मना। तो अगर हमें सवाल बता देगा कि ICMAP के कोड ऑफ एथिक्स के फलाना क्लॉज के मुताबिक इस बंदे को मना किया गया है, अब एक कंपनी सोच रही है कि हम कंपनी लॉ के मुताबिक अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो फिर कंपनी लॉ की नज़र में भी वो मना है। पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एक बंदा जिसको कन्विक्ट किया गया हो। कन्विक्ट क्या होता है? मुजरिम डिक्लेयर कर देना, इल्ज़ाम नहीं, मुल्जिम नहीं, मुजरिम। तो जिस पे इल्ज़ाम लगा उसका मसला नहीं, जिसको एक कॉम्पिटेंट अदालत ने सज़ा दी हो, कैसे ऑफेंस में? जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व हो और 10 साल अभी गुजरे ना हो। कानून ने तौबा का एक रास्ता दिखाया, 10 साल। उनका ख्याल ये है कि अगर सज़ा याफ्ता इंसान को 10 साल हो चुके हों तो वो तौबा ताइब कर चुका होता है और वो अब अच्छा इंसान बन चुका होता है। तो अगर एक इंसान को अदालत ने फ्रॉड जैसे किसी जुर्म में सज़ा सुना दी और अभी 10 साल नहीं गुजरे, तो वो बंदा ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात समझ आई? इससे ऊपर का पॉइंट, person or a firm who directly or indirectly has business relationship with the company other than in ordinary course of business of such entities।
इस जुमले को बड़े मजाकिया अंदाज में तर्जुमा करता हूँ। अगर किसी शख्स का कंपनी से बिजनेस ताल्लुक है बिजनेस के अलावा, यही तो कहना चाह रहे हैं, पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज। तो अगर किसी का एक बिजनेस रिलेशन है अदर देन वो वाला काम जो वो एंटिटी करती है, बैंक के साथ मैं बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ, मेरा बैंक से एक बिजनेस रिलेशन बन गया, लेकिन ये बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मैं बैंक को ढूंढ ढूंढ के डिपॉजिट ला के दूँ और कमीशन कमाऊँ, मैं बैंक का सारा फर्नीचर बैंक को आउटसोर्स करूं और मतलब मैं उनसे कहूं जी आपकी जितनी भी ब्रांचेस पे सारा फर्नीचर वो हमारी कंपनी से जाएगा, अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं है बैंक की। तो अगर मेरा वो ताल्लुक है जो नॉर्मल से हट के है, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। फर्ज करें एसबीआई एक कंपनी हो, आप स्टूडेंट हैं, आपका एसबीआई से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ताल्लुक है, आप हमारे कस्टमर्स हैं और टीचर्स हमारे सप्लायर्स हैं। तो अगर आप हमारे पास आ रहे हैं और हमसे सर्विस ले रहे हैं तो हमने एहसान आप पे नहीं किया, आपने उसके पैसे दिए हैं, ऑल्दो वो काफ़ी कम दिए हैं, लेकिन बाहर आपने पैसे दिए और हमने आपको सर्विस दी, ना आपने हम पे एहसान किया ना हमने आप पे एहसान किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हमारा रिलेशन डेवलप हुआ। तो इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप कल को ऑडिट करने आए तो उससे हमें कोई फ़ायदा हो जाए या आपको कोई फ़ायदा हो जाए। सेम विद हमारे टीचर्स हैं जो हमारे सप्लायर हैं, अगर वो हमें पढ़ा रहे हैं तो वो हम पे एहसान नहीं कर रहे, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं और हम भी उन पे एहसान नहीं कर रहे चूँकि वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारा अपने सप्लायर और कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अब अगेन अगर एक कंपनी होटल चलाती है और हमारी फर्म के लोग उस होटल में अक्सर जाके ठहरते हैं तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का रिलेशन है, इससे हम इन्फ्लुएंस में नहीं आ जाते। लेकिन अगर उस होटल के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम उन्हें हेल्प करते हो, उनके साथ मिलके इन्वेस्टमेंट्स प्लान की हुई हो, तो अब हमारा उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के बिजनेस रिलेशन बन गया। तो इसका मतलब है कि अगर एक शख्स का हमारी कंपनी से हमारे नॉर्मल बिजनेस से हट के किसी भी किस्म का कारोबारी ताल्लुक है तो वो हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और जब हमारा ऑडिट करेगा तो अपने उस कारोबार को बचाने के लिए हमारी बात सुन रहा होगा। तो लॉ ने मना कर दिया, कोई भी शख्स या कोई भी फर्म जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी किस्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी से, उस कंपनी के नॉर्मल काम धंधे से हटके। तो क्या ये पॉइंट समझ आया? क्या हम अभी तक के एक आध सवाल लेते हैं और फिर अभी तक के 10 पॉइंट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर 11वें सबसे अहम पॉइंट पे आते हैं। सवाल क्या है? ठीक है, अब अगेन अगर एक कंपनी उनको अकाउंट्स बना के दे रही है, एसबीआई का मेन काम ये है कि हम पढ़ाते हैं या हम टीचर्स को हायर करते हैं, मतलब या टीचर्स आएंगे और हमारे पास सर्विसेज देंगे या हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उससे कमाएंगे। हम अगर अपना टैक्सेशन का काम या अपने अकाउंट्स बनाने का काम किसी को दें तो ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज दैट बिजनेस हैपनिंग जो हम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ हमारा अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेशन बन जाएगा, और अगर ऐसा रिलेशन बन गया तो फिर वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकेंगे। जी 10 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। 3 तरह के लोग मौजूदा या पिछले 3 साल के ऑडिट नहीं कर सकते। कौन है वो 3? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, मौजूदा और पिछले 3 साल। अच्छा, फिर इन 3 तरह के 2 और तरह के ताल्लुक वाले लोग मना है, पार्टनर या एम्प्लॉय। इन 3 के मौजूदा पार्टनर, एम्प्लॉय मौजूदा इन 3 लोगों के। फिर इन 3 में से एक का एक रिश्तेदार, स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर, मौजूदा डायरेक्टर का मौजूदा स्पाउस। इसमें एग्जिस्टिंग है, वॉज वगैरह पीछे की बात नहीं है। फिर 2 तरह के ऐसे लोग हैं जिनसे उधार शुधार टाइप का या उनसे को पैसे लेने हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, वो भी मना है। नंबर 1 जो इंडेप्टेड टू कंपनी है, और नंबर 2 जिन्होंने गारंटी दी हुई है। जो इंडेप्टेड टू कंपनी, अगर कंपनी का काम ही लोन देना है फिर मसला नहीं है, और क्रेडिट कार्ड में 10 लाख से नीचे मसला नहीं है, यूटिलिटी में 90 दिन से नीचे मसला नहीं है। तो 3 एक्सेप्शंस हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 1 मिलियन से नीचे, 90 डेज से नीचे। उसके अलावा जी इंडेप्टेड टू कंपनी वाला जो पॉइंट है इसमें ऑर्डिनरी कोर्स है वो लोन वाला हो गया, जैसे डॉलर्स कंपनी है वो किसी सप्लायर को देती है और वो साथ ऑडिट फर्म चला रहा है तो वो ऑडिट कर जी। अब अगेन ये जो
क्रेडिट पे चीज़ें चल रही हैं, इसको हम इंडेप्टनेस नहीं काउंट करते। इंडेप्टनेस होती है जब लोन इन्वॉल्व होता है, जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मार्केट की कॉमन परंपरा है कि लोग जो है वो एक दूसरे से, जैसे हमारे अगर स्टूडेंट हमारे पास हैं और उन्होंने आधी फीस जमा कराई है और आधी फीस 1-2 महीने बाद जमा कराएंगे, तो ये एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। इसको हम लोन या इंडेप्टनेस नहीं काउंट करेंगे क्रेडिट को। जी जी, अनपेड यूटिलिटी डेज यानी कि हमने बिल कितने अरसे से, ड्यू होने के बाद कितने अरसे से अदा नहीं किया। हमारा एक बिल ड्यू हुआ 15 जून को और अगले 90 दिन गुजर गए और अभी तक हमने वो अदा नहीं किया, तो जैसे ही 91st डे आएगा हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि हम लोगों ने इस बैंक के इस यूटिलिटी कंपनी के पैसे 3 महीने 90 दिन से नहीं दिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांचेज होती हैं कि लेस्को, मैपको, लेस्को के पैसे नहीं है, मैपको। अब अगेन वही वाली बात है कि लेस्को एक अलग कंपनी है, मैपको अलग कंपनी है। हमने जिस कंपनी के पैसे देने हैं उसके अलावा बाकियों को ऑडिट कर सकते हैं। तो चूंकि लेस्को भी एक अलग कंपनी है, एक अलग डिस्को है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और मैपको अलग डिस्को है, तो ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ हैं। एक की हम इंडेप्टेड है उसको ऑडिट नहीं कर सकते, दूसरे को ऑडिट कर सकते हैं। कि जितनी भी बातें हैं वो एक कंपनी से रिलेटेड हो रही हैं। जो हमारी कंपनी का डिस्क्वालीफाइड है या हमारी कंपनी का लोन लेके बैठा हुआ है वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकते। हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, हम ऑडिटर बन के नहीं सोच रहे, कंपनी बन के सोच रहे हम किस किस को हायर कर सकते हैं। तो जो हमारे जिसने पैसे देने हम उसे हायर नहीं कर सकते। तो ये पैसे देने और गारंटी वाले पॉइंट्स भी समझ आ गए। फिर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हैं। कोड ऑफ एथिक्स ने जिसको मना कर दिया, किसके कोड ऑफ एथिक्स ने? आई के PICMAP के, वो भी मना है। जिसको अदालत ने कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया फ्रॉड वाले ऑफेंस में और 10 साल नहीं गुजरे, वो भी। और फिर जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के किसी किस्म का बिजनेस रिलेशन है कंपनी से, वो भी डिस्क्वालीफाइड है। सवाल क्या है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अभी 90 दिन नहीं आपके आउटस्टैंड हुए थे, आपका बिल 4 दिन से ड्यू था, तो आप अपॉइंट हो सकते हैं। दरमियान में अगर अचानक से डिस्क्वालीफाई हो गए तो हम ये मानेंगे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन अचानक से आई है, यानी ये कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है। 10 साल से, यानी अगर एक शख्स शुरू से ही डिस्क्वालीफाइड और मैं उसे अपॉइंट कर लूँ तो ये गलत हरकत है, ये वॉइड है। ऐसा बंदा फौरन से निकालना पड़ेगा और अब SECP नए ऑडिटर अपॉइंट करेगा। हमने कहा था SECP के कुछ पॉइंट्स हमने कल पढ़े, एक पॉइंट आ जाए कि अगर आपने अपॉइंट ही डिस्क्वालीफाइड पर्सन कर लिया तो वो गलत है और उसकी जगह SECP लेके आएगा। लेकिन अगर मेरी अपॉइंटमेंट वाले दिन वो क्वालिफाइड था और बाद में महीने बाद उसने शादी कर ली, या उसका बिल वहां तक पहुंच गया, या उसने कोई उधार ले लिया, या उन 11 हरकतों में से कोई एक हरकत हो गई, तो जिस दिन वो हरकत होगी वो उस दिन डिस्क्वालीफाई होगा। यहाँ पे कोई सवाल था? 10 साल ये सजा सुनाने के बाद 10 साल कब से हैं? सजा सुनाने के बाद, कन्विक्ट होने के बाद, जिस दिन जिस टाइम पे हथौड़ा रोस्टम पे वजह था कि जी ये ठग करके ये अपने इस बंदे को सजा सुना दी, वो एक सिंबॉलिक एक्शन होता है कि आज से इसकी सजा शुरू, तो उस दिन से 10 साल। आखिरी पॉइंट एसोसिएट वाला। अगर एक कंपनी के ऑडिटर के पास शेयर्स हों, अगर एक ऑडिटर के पास एक कंपनी के शेयर्स हैं तो बेसिकली वो मेंबरशिप में आ गया। जब मेंबरशिप में आ गया तो कहीं ना कहीं उसका कंपनी के साथ मफाद जुड़ गया। तो अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं और कंपनी वाले सोच रहे हैं कि हम 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे, तो इस दफ़ा डिविडेंड कितना मिलना है? 4 लाख। मैंने कंपनी के अकाउंट्स देखे तो पता ये लगा कि उन्होंने एक प्रोविजन गलत रिकॉर्ड की हुई थी, जिसका मतलब है कि अब कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। जैसे ही मैं उसे ठीक कराऊंगा और जैसे ही प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, वो जो डिविडेंड का प्लान है वो बदल लेंगे और इसका अल्टीमेटली हिट मुझे भी पड़ेगा। तो मैं अपने 4 लाख बचाने के लिए हो सकता है भूल जाऊं कि मैंने ऐसी कोई गलती देखी थी। तो इसलिए अगर एक शख्स एक कंपनी का शेयर होल्डर है तो वो उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ लॉ ने थोड़ी सी ज़रा चीज़ें बढ़ा दी, अगर आप उस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी के भी शेयर होल्डर हैं तो भी डिस्क्वालीफाइड। आप खुद शेयर होल्डर हैं या स्पाउस शेयर होल्डर है या इवन माइनर चाइल्ड शेयर होल्डर है, फर्म के केस में एक भी बंदा फर्म में से
या उसका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन वो वाली कंपनी या उसकी एसोसिएटेड कंपनी का अगर शेयर होल्डर है। सिबलिंग्स आते हैं इसको? जी, सिबलिंग्स आते हैं? सिबलिंग्स इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन। क्योंकि कमर्शियल दुनिया है ना, तो बीवी बच्चे तो आपके कंट्रोल में है, भाई आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मेजर बच्चा अगर कर ले तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कानूनी तौर पे वो आज़ाद हो चुका है, वो सीए भी शुरू कर सकता है, मतलब वो अपनी लाइफ के साथ जो मर्जी करे, भयानक से भयानक तरीन काम कर सकता है। तो मैं तो एक पॉजिटिव काम बताया ना कि सीए भी शुरू कर सकता है, और दूसरी तरफ बहुत खतरनाक फैसले भी कर सकता है। तो ये इस पॉइंट में खास बात है जो पिछले 10 पॉइंट्स में नहीं है, याद रखना है। पहली खास बात, पिछले 10 पॉइंट्स में जितने भी प्रॉब्लम देख रहे थे उस कंपनी से ताल्लुक के देख रहे थे। ये वाहिद पॉइंट है जहां आप अगर आप एसोसिएट के भी शेयर खरीद लेंगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सिर्फ कंपनी ही नहीं, उसके एसोसिएट्स के भी रास्ते आपके ऊपर बंद हो जाएंगे। जी, अब अगली बात इन्होंने कहा सिर्फ एसोसिएट या सब्सिडरी। अब अगेन अगर मैं आपको एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन याद कराऊं तो होल्डिंग सब्सिडरी सबसे पहली शर्त है, यानी होल्डिंग सब्सिडरी खुद ब खुद एसोसिएट तो बनी जाती हैं। लेकिन भाई की फरमाइश अच्छी है, अभी मैं होल्डिंग सब्सिडरी की तरफ भी आता हूँ। अभी तो हम छोटे लेवल पे हैं, एसोसिएट बड़े लेवल पे आएंगे तो दुनिया ही बदल जाएगी। इस पॉइंट में दो खास बातें, एक खास बात ये है कि ये पाबंदी एसोसिएट के ऊपर भी है, याद रहेगा। दूसरा, अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उन 10 में से आप में कोई मसला है तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर आपके पास शेयर्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप कहें मेरा नाम नामजद कर दें, अगर मैं सेलेक्ट हो गया मैं 90 डेज के अंदर शेयर बेच दूंगा। वरना क्या हुआ, ये वाले भाई ये कंपनी के अंदर मेंबर थे, इनको एक ऑडिटर बड़ा पसंद था, इन्होंने उस ऑडिटर से कहा मैं तुम्हारा नाम देने लगा हूं। उसने कहा मेरे पास तो तुम्हारी कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं और इस वक्त शेयर्स की प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। इसने कहा यार शेयर बेचो, कंपनी का ऑडिटर नहीं बनना। उसने शेयर बेचे, इन्होंने उसका नाम दिया, मीटिंग में किसी और ऑडिटर को सिलेक्ट कर लिया। वो भाई साहब जब मार्केट में दोबारा पहुंचे तो शेयर महंगा हो चुका था। तो लॉ ने इस वाले पॉइंट में रिलैक्सेशन रखी है 90 दिन की। अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपके पास शेयर्स हैं और आप राइटिंग में वादा दे देते हैं कि जी अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं ये शेयर बेच दूंगा, और 90 डेज में बेच दें, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे। तो पेपर में जब भी ये पॉइंट आएगा हम ये 90 दिन वाली बात हमेशा बोलेंगे, याद रहेगा। होल्डिंग सब्सिडी की तरफ जाने से पहले क्या ये पॉइंट समझ आया? अब जरा ये इस पॉइंट की एक दफा इंग्लिश देखते हैं, फिर एक सवाल लेते हैं। पर्सन और हिज स्पाउस या उसका माइनर चिल्ड्रन, या इन केस ऑफ अ फर्म सारे पार्टनर्स हु होल्ड एनी शेयर्स इन कंपनी और एसोसिएट कंपनी। तो अगर बंदा उसका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन या फर्म के केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करें जिनके पास एनी शेयर्स, एनी मतलब एनी शेयर्स, ना वोटिंग की बात की ना तादाद की बात की, कोई भी शेयर, एक भी हल्का सा फजूल सा शेयर भी उस कंपनी का या उसकी एसोसिएटेड कंपनी का, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट इफ ही होल्ड शेयर बिफोर अपॉइंटमेंट द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड शैल डिसइन्वेस्ट सच शेयर्स विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। और फिर वही वाली बात, अपॉइंटमेंट में उसने वचन दिया लेकिन उसके बाद 90 दिन तक उसने नहीं बेचा तो अपॉइंटमेंट वैलिड है, 90 दिन वैलिड है। जैसे ही वो नहीं बेचेगा और 90 दिन पूरे होंगे हम कहेंगे डिस्क्वालीफाई हो गया। ये कैजुअल वैकेंसी काउंट होगी जब वो डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन एक बंदा जो शुरू से डिस्क्वालीफाइड और कंपनी वाले फिर भी उसे अपॉइंट कर लें, वो वॉइड अपॉइंटमेंट और उसकी जगह नई अपॉइंटमेंट कौन करेगा? SECP। यहाँ एक सवाल था, फिर होल्डिंग सब्सिडी के पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी सवाल कवर हो गया, बस मैंने इसलिए ब्रेक लगाई थी कि थोड़ा सा हम वो फ्लो को समझ लेंगे। अब जब एसोसिएट कंपनी पे लॉ को इतना वो है तो होल्डिंग सब्सिडी के क्या रूल्स हैं? होल्डिंग सब्सिडी को लेके लॉ और ज्यादा परेशान है। अगर ये वाली लाइन ना होती तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक होता। अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो चुके हुए हैं, आप अगर इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते तो आप इसकी होल्डिंग का ऑडिट भी नहीं कर सकते। 11 में से एक भी पॉइंट की वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई कंपनी में हो गए तो उसकी होल्डिंग कंपनी में भी, उसकी सब्सिडरी कंपनी में भी,
तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सिडरी की सब्सिडरी में भी, चूँकि वो भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लॉ का गुस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ। इसकी होल्डिंग की जितनी भी और सब्सिडरीज हैं, आप हर जगह डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब एक टिपिकल सिनेरियो जो पेपर में आता है वो आपको 2-3 कंपनियों के नाम बताता है, फिर आपको कहता है आपने उस वाली कंपनी को ऑडिट करना है, फिर उस कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताता, आपको बताता है इस कंपनी के साथ आपका ये मसला और इस कंपनी के साथ ये मसला है, तीसरे के साथ मसला भी नहीं बताया और ऑडिट उस तीसरे का होना है, फिर बताते हैं उस तीसरे का उन दो से ये ताल्लुक है। तो आपने पहले समझना होता है मैं इन दो में से क्या किसी में डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ, और जिसमें डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ किस पॉइंट पे हो रहा हूँ, और इसका उसके साथ एसोसिएट का रिश्ता है या होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है, और अगर इधर डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ उन 10 पॉइंट्स में तो एसोसिएट में कर सकता हूँ, अगर 11वें में हो रहा हूँ तो एसोसिएट में नहीं हो सकता, और अगर ये होल्डिंग सब्सिडरी है तो मैं किसी भी पॉइंट में नहीं हो सकता। तो पेपर में इसका सवाल एक जेन्युइन पजल के तौर पे आता है कि जिसमें 2-3 तरह की कंपनियां, 3-4 तरह के रिलेशन और सिचुएशन बताई गई होती है, और आपसे कहा गया होता है कि बताओ क्या यहाँ ऑडिटर ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक दफ़ा ज़रा जेनेरिक पॉइंट पढ़ लेते हैं और हम कल के दिन को उस एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं जहाँ हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। पर्सन डिस्क्वालिफाइड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड फॉर इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स, इसकी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरी कंपनी में वहां पे भी डिस्क्वालीफाई। इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑडिटर बिकम्स डिस्क्वालीफाइड, अपॉइंट हो जाने के बाद डिस्क्वालीफाई होगा, ही शैल डीम टू वेकेट ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही बिकम, जिस दिन डिस्क्वालीफाई उसे चाहिए कि उस दिन से ऑफिस छोड़ दे, अगर उसके बाद वो काम भी कर रहा तो हम काउंट नहीं करेंगे, और फिर डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिल कर लेंगे। लेकिन इफ एन अनक्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर, एक मिनट, ये अनक्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड क्या होता है? ये तो अनपॉसिबल वाली बात हो गई या डिस्पॉसिबल। अनक्वालिफाइड क्या है? जो क्वालिफाइड ना हो, और डिस्क्वालिफाइड तो ऑडिटर वो होना चाहिए जो क्वालिफाइड हो और डिस्क्वालिफाइड ना हो। क्वालिफाइड हो, उतना पढ़ा लिखा हो, और डिस्क्वालिफाइड ना हो। तो यहां वो कह रहे हैं कि अगर एक डिस्क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट हो जाता है ऑडिटर के तौर पे तो वो वॉइड होगा, और एससीसीपी एक क्वालिफाइड पर्सन उस बंदे की जगह पे लेके आ सकता है। अब अगर कभी कोई आपसे पूछे कि एससीसीपी कब कब ऑडिटर को अपॉइंट करता है, तो आप कहेंगे सर 5 जगह पे। ये 5 जगह हमें सम अप करके बताने का शर्फ हासिल करेंगे कि 5 कौन सी जगह हैं जहां एससीसीपी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। एक तो यही बात है, एक तो यही बात है, इन्होंने कि ये तो अभी से पकड़ लेना, बाद में ये मिस हो गया तो। अगर 90 डेज में ये वाली बात क्या है? मतलब डिस्क्वालीफाइड पर्सन, अगर एक गलत बंदा हमने अपॉइंट कर लिया है, जान के हमें पता था और हमने गलत बंदे को फिर भी अपॉइंट कर लिया है, तो अब उसकी जगह एससीसीपी बंदा लेके आएगा। 1 पॉइंट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 90 डेज में इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में पहला ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, 2 पॉइंट हो गए। अगर मेंबर सेलेक्ट नहीं करते एजीएम, अगर मेंबर एजीएम पे सब्सिक्वेंट ऑर्डर सेलेक्ट नहीं करते, 3 पॉइंट हो गए। अगर कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में अगर कैजुअल वैकेंसी 30 डेज में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते, 4 पॉइंट हो गए। तो 5 ये ऐसे थोड़ी है, 1 भी यही और 5 भी ये है, मतलब 4 हिस्से और 3 बंदों में बांटने, तो बंदा कहता है कि अच्छा पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कौन बचा? मैं। तो ये आपने तो वो वाला काम किया है भाईजान, यहाँ से तो कहानी शुरू की थी आपने। साथ वाले भाई से मशवरा कर सकते हैं आप। अनविलिंग टू एक्ट, अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट हो, तो इन 5 केसेस में नया ऑडिटर एससीसीपी अपॉइंट करता है। ये हमारे सिलेबस का वन ऑफ द ट्रिकी एरिया है जो पेपर में आई के पूछ रहा है, और अगर इसकी अच्छी ग्रिप हो तो कल थोड़ा सा हम इसकी पास पेपर्स के हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अभी जो चीज़ हमारी हल्की फुल्की रहती है वो ऑडिटर की ड्यूटीज़ की एक लिस्ट है जो याददाश्त के लिए है, और एक छोटा सा कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हमारा मेन फोकस इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में होगा कि हम कोई 1-2 सवाल कम से कम सामने ला के उनके ऊपर तबसरा करके देखें, क्योंकि सैटरडे पे तो आप लोगों ने एक अन्यवार ड्राफ्टिंग करनी ही करनी है। कल फ्राइडे है, तो मैं दोबारा याद करा दूं जो लोग पिछले वीक नहीं आए थे, कि फ्राइडे वाली हमारी क्लास 2:15 पे शुरू होके 3 पे ख़त्म होगी, तो आप 3-5 जहन में रख लें। तो फ्राइडे वाले दिन हम तकरीबन 50 मिनट की क्लास कर पाते हैं, 2:15 बजे स्टार्टिंग टाइम है। डन।